लोग शांत रहिए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसको बाद में फिर पूछ लिया करिए। बताते समय भी पूछ सकते हैं, आपको पूछने का मौका देंगे। समझ रहे हैं? तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इंडक्शन मोटर के बारे में। समझ रहे हैं? उसका रिकॉर्डिंग तो ऑन कर लेना। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? बच्चे ये सबके बारे में सबको आना चाहिए। अगर कोई मैकेनिकल का बच्चा है तो वो भी किसी कंपनी में जाएगा तो ये चीज़ से वंचित नहीं जाएगा। सर जी फोन आ रहा है, मिलेगा ज्योति गुप्ता काट ये हमारे पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। समझ लो, यानी इंडक्शन मोटर 3 फेज या सिंगल फेज या 2 फेज की हो सकती है। समझ रहे इस बात को? ये बाइंडिंग के हिसाब से हम लोग सिंगल फेज, 2 फेज या 3 फेज मोटर हम लोग बनाते हैं। और जितने फेज की मोटर होगी उतनी वर्किंग कैपेसिटी मोटर की क्या होती है, उतना अधिक रहती है। जैसे सिंगल फेज की अगर हमारे पास मोटर है तो उस पर हम कम लोड लगाकर उससे काम ले सकते हैं। अगर वही 2 फेज की मोटर है तो उससे अधिक वर्कआउट हम लोग ले सकते हैं, अधिक हम लोग कार्य को साथ रहो। अगर 3 फेज की मोटर है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा काम में ले सकते हैं। अब 3 फेज की मोटर में भी हम लोग उसकी पावर को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 3 फेज की मोटर में 3 हार्स पावर की मोटर आती है, 5 हार्स पावर की मोटर आती है, 8 हार्स पावर, 10 हार्स पावर। तो ये हार्स पावर क्या होती है, उसकी पावर को बताती है। यानी HP जिस पर लिखा होता है मोटर की हार्स पावर, वो उसकी क्या होती है, पावर होती है। तो जितना अधिक मोटर हार्स पावर की रहेगी उसकी जो है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है। उतना हैवी लोड को लेकर वो क्या कर सकती है, घुमा सकती है, चला सकती है। तो ये हमारे पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो कि इसकी बाइंडिंग जो है जल गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग क्या होगी, जल गई। इसको हम लोग रीबाइंडिंग करना चाह रहे हैं। और रीबाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसके जो ये स्टेटर, ये जो इसका रोटर होता है जो कि ये घूमने वाला भाग होता है। समझ रहे हैं? यानी ये जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसका जो रोटर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो रोटर होता है घूमने वाला भाग होता है। ये क्या करता है, घूमता है। और कहाँ घूमता है, ये जो हमारा स्टेटर होता है, यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्टेटर होता है, स्टेटर के बीच में ये जो हमारा गैप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर गैप कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, बीच में खाली है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर। क्या एयर मतलब वायु अंतराल, यानी इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एयर गैप। इसी एयर गैप में हमारा ये रोटर क्या होता है, घूमता है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ने के लिए मैं सारी चीज़ें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सारा चीज़ें मैं तुमको क्लियर कर दूँगी कैसे काम करता है, कैसे घूमता है और इसके क्या क्या और आगे फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इस क्वाल को इस स्लॉट से काट कर निकाल लिया। और ये क्वाल होती है किसमें होती है भाई, ये हमारा जो कोर होता है, ये कोर, इस कोर में ही हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग को करते हैं, यानी क्वाल को स्थापित करते हैं। समझ रहे हो? अभी कोर के बारे में तुमको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये जो कोर होता है मशीन, हर मशीन में क्या होती है, कोर होती है। और कोर में हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। और बाइंडिंग में क्या होती है, करंट बहती है तो बाइंडिंग हमारी क्या बन जाती है, मैग्नेट। क्या बन जाती है, मैग्नेट। और जब भी किसी बाइंडिंग में करंट बहे और जब बाइंडिंग मैग्नेट बन जाती है तो उस तरह के मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो चुंबक कहते हैं। तो बताओ यहाँ पर चुंबक का क्या काम है, चुंबक का क्या काम है? तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मशीनें होती हैं वह मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही काम करती हैं। जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो कैसे होता है, जैसे तुम कहते हो कि अगर मोटर है तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ये मोटर का काम है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी में नहीं बदल पाती, वह सबसे पहले किसमें बदलती है, मैग्नेटिक एनर्जी में। और ये मैग्नेटिक एनर्जी आती कहाँ से है, मैग्नेट के द्वारा, यानी चुंबक के द्वारा। तो चुंबक के बारे में तुम लोगों को एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा 5 मिनट में समझूंगा, लेकिन तो बता दे रहा हूँ चुंबक क्या होता है। देखो ये मशीन जब घूमती है, मोटर हमारा घूमता है तो इसके अंदर कोई घुमाने वाला नहीं बैठा है। यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय बल के लिए, समझ रहे हो कि नहीं? और चुंबकीय बल के द्वारा ही क्या होती है कि मोटर या रोटर हमारा घूम पाता है। और उसका हम लोग हैवी लोड लगा देते हैं तो उसको भी आसानी से ये घुमा पाता है। तो ये सारा काम कैसे होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझ रहे हो नहीं? और इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने तुमको बताया कैसे बनता है। जब किसी बाइंडिंग में करंट बहती है तो क्या बन जाता है, हमारा मैग्नेट बनता है। और जब भी मैग्नेट कहीं है तो मैग्नेट कहाँ से पैदा होता है, जो होता है जहाँ मैग्नेटिक मटेरियल होता है वहाँ से पैदा होता है। समझ रहे हो? तो जो भी मैग्नेट होता है सबसे पहले मैं बताऊँ कि उसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा क्या साउथ। कोई भी मशीन अगर बनाई गई है तो कितने पोल की है ये उसके बारे में तुमको जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी मशीन अगर हम लोग बना रहे हैं तो कितने पोल की हो सकती है।
और पोल के ही हिसाब से मशीन का हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को डिफाइन करते हैं कि वो कितने स्पीड से क्या करेगी, घूमेगी। अगर उसके पोल की संख्या अधिक होगी तो मशीन की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और पोल की संख्या कम होगी तो मशीन की स्पीड क्या होगी। इसके लिए एक फार्मूला होता है स्पीड ज्ञात करने के लिए, NS बराबर क्या होता है 120F बाई क्या होता है, P होता है, और जहाँ P नंबर था क्या होते हैं, पोल होती है। यानी पोल की संख्या जितना अधिक होगी मशीन की स्पीड क्या होगी, उतना कम होगी, और पोल की संख्या जितना कम होगी मशीन की स्पीड क्या होगी, उतना अधिक होगी। तो पोल हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, जोड़े के। पोल हमारे 2 पोल हो सकते हैं, 4 पोल हो सकते हैं, 6 पोल हो सकते हैं। मिनिमम मशीन आपकी 2 पोल की बन सकती है, उससे कम की मशीन हम बना नहीं सकते। तो 2 पोल की मशीन है तो उसकी स्पीड सबसे अधिक होती है। तो भाई कितना अधिक स्पीड हो सकती है, 3000 RPM, 3000 RPM। 2 पोल की मशीन की जो स्पीड होती है वह कितना होती है, 3000 RPM होती है। और RPM का मतलब समझ रहे हो, राउंड पर मिनट। RPM का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना राउंड कर दे वही क्या होती है उसकी RPM। यानी जो इसका रोटर होता है 1 मिनट में कितना चक्कर घूम जाएगा, ये इसका क्या होता है, RPM होता है। क्या होता है RPM, जिसको हम RPM को हम सुनते होंगे। देखो थ्रेशर जो मशीन होती है उसकी भी RPM लिखी होती है। जो धान हो या ऐसे जो दौरी वाली मशीन होती है, थ्रेशर मशीन जिसको कहते हैं, उस पर देखो लिखो RPM, है ना। तो वो भी क्या होती है कि कितना चक्कर कर जाएगी 1 मिनट में, वो उसकी RPM होती है। तो ये हमारा क्या होता है, RPM में हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को डिफाइन करते हैं कि कोई भी मशीन कितना RPM से घूमती है। तो 2 पोल की मशीन की जो स्पीड होती है वह क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जो है इसके बारे में, ये जो इसका स्टेटर है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके कोर के बारे में, और इसका जो रोटर है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो मशीन का बाहरी भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर। ये जो होता है हमारा क्या होता है, स्टेटर होता है। स्टेटर किस पदार्थ का बना होता है ये भी तो हमको जानना चाहिए, है ना। यह कास्ट आयरन या ढलवा लोहे का बना होता है, समझ रहे हो, कास्ट आयरन या ढलवा लोहे, जिसको लोहमटिया भी कहते हैं, उसी पदार्थ का ये क्या बना होता है, स्टेटर होता है, और बहुत मजबूत होता है, समझ लो कि नहीं। ये स्टेटर का कई सारा काम होता है। एक तो मशीन को बाहर से आवरण प्रदान करता है कि हमारी मशीन की साइज या संरचना या उसका आकार कैसा होगा, स्टेटर को देखकर ही हम लोग पता कर लेते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो मशीन को सामान्यतः सर्कुलर बनाया जाता है, कैसा, गोलाकार। ऐसे देख रहे हो, कोई भी मशीन देखोगे तो वो सर्कुलर होती है। और सर्कुलर बनाने से हमको फ़ायदा क्या मिलता है कि मशीन में जो भी चीज़ें हमको लगाना है वो बहुत कम जगह में स्थापित हो जाती है। माने सर्कल का एरिया क्या होता है, सबसे कम होता है, समझ रहे हो कि नहीं। कोई भी चीज़ सर्कुलर है तो उसकी एरिया क्या होता है, सबसे कम, यानी कम एरिया में हम लोग अधिक काम को कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अधिकतर मशीन को कैसा बनाते हैं, सर्कुलर बनाते हैं। तो ये स्टेटर कैसा है आपका, सर्कुलर है, मैंने लगभग वृत्ताकार है। अब ये स्टेटर क्या होता है, ढलवा लोहे का बना होता है, समझ रहे हो। अब स्टेटर काम क्या करता है भाई, मशीन को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्टेटर होता है यह कोर को धारण करता है। ये जो कोर होता है इसको क्या करता है, धारण करता है। इसी के अंदर हम लोग कोर को स्थापित करते हैं। और ये कोर किसका बना होता है, मैं तुमको बताया, ये जो कोर होता है या तो सिलिकॉन स्टील का बना हो सकता है या CRGO। अगर अच्छी मशीन है तो उसमें किसका कोर बना होता है, CRGO। CRGO का मतलब क्या होता है, सेल्फी कला तो रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। क्या कहते हैं हम लोग, CRGO को रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ये एक प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और अच्छे क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, समझ रहे हो। जैसे हम कंडक्टिंग मटेरियल को देखते हैं, हमारा एल्यूमिनियम से अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल हमारा क्या होता है, कापर। और कापर से भी अच्छा हमारा कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, चांदी, सिल्वर, समझ रहे हो कि नहीं। उसी तरह मैग्नेटिक मटेरियल में थोड़ा कोई कम अच्छा है तो उससे थोड़ा अधिक अच्छा होगा। तो इसमें हम लोग मान लो कि हमारा सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है, तो सामान्यतः ये जो पत्ती होती है किसकी होती है, स्टील की बनी होती है, समझ रहे हो कि नहीं। ये जो पत्ती होती है वो किसकी, स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं, इस्पात। क्या कहते हैं, इस्पात। स्टील को हिंदी में इस्पात कहते हैं, यानी ये इस्पात की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। दूसरी चीज़ की इसमें ये स्टील होती है, इसमें हम लोग सिलिकॉन मिलाते हैं। सिलिकॉन जो होता है इसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं। यानी स्टील में सिलिकॉन मिला देने से ये किसका बन जाता है, सिलिकॉन स्टील का बन जाता है। और ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलता है, इंजीनियर ने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेज, मशीन में क्या होता है, लॉसेज होता है। एक जो ये आयरन होता है, आयरन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के लॉस होते हैं,
समझ रहे हो कि आयरन में क्या होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार के लॉस होते हैं, या कह सकते हो कि कितने प्रकार, मशीन में, किसी भी मशीन में कितने प्रकार के लॉस होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो एक कॉपर में करंट बहेगी उसमें लॉस होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। समझ रहे हो कि यानी जो कॉपर लॉस होते हैं इसमें जो अगर करंट बहेगी तो इसमें लॉस मतलब हानि का मतलब क्या समझ रहे हो? हानि का मतलब यह होता है कि ये हीट होगा, समझ रहे हो कि नहीं? इसको जो भी हम लोग पावर देंगे, ये पावर अपने आप में कुछ क्या कर लेगा, खर्च कर लेगा। वो स्वभाव है कि इसमें जब भी करंट आएगी तो ये क्या होगा, हीट होगा, और वो हीट ही क्या होता है, पावर लॉस भी होता है। तो इस कॉपर में कुछ पावर लॉस हो जाएगा। और दूसरा ये जो आयरन है इसमें भी क्या होता है, लॉस होता है। तो ये आयरन में लॉसेस 2 प्रकार की होती है, समझ रहे हो? जो लोहे की पत्तियाँ होती है इसमें लॉसेस कितने प्रकार के, एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है और दूसरा एडी करंट लॉस होता है। तो लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो मशीन के लिए अच्छी बात है, वो मशीन में कहीं ना कहीं नुकसान करेगी, मशीन की दक्षता को क्या करेगी, प्रभावित करेगी, उसकी एफिशिएंसी को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो ये हानियाँ, मतलब जो आयरन में हानियाँ हैं, इसको कम करने के लिए स्टील में हम लोग सिलिकॉन मिलाते हैं, और ऐसा करने से जो हमारी हिस्टेरिसिस हानि होती है वो कम हो जाती है। हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जवाब ये होता है कि हम लोग स्टील में क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं। तो स्टील में सिलिकॉन मिलाने से हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है। और एक जो होता है एडी करंट लॉस, यानी भंवर धारा हानियाँ जिसको हम लोग कहते हैं, इस भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा स्टील की कोर होती है इसको लेमिनेटेड बनाते हैं। लेमिनेटेड का मतलब समझ रहे हो, पतली पतली पत्तियों का बनाते हैं। यानी ये जो तुमको एक पत्ती दिख रही है कि नहीं, पतली है ना, इसी को कहा जाता है लेमिनेटेड कोर। क्या कहते हैं हम लोग, लेमिनेटेड कोर, यानी पतली पतली ये जो कोर है ये कैसे बना, लेमिनेटेड कोर है। ऐसा नहीं कि एक ही लोहे का यानी स्टील का ये ऐसा टुकड़ा है जिसको हमने यहाँ पर डाल दिया, ऐसा नहीं किया गया है। कैसे किया गया है, लेमिनेटेड किया, यानी पतली पतली पत्तियों का क्या करके बनाया गया है, और एक दूसरे के साथ इसको लगाकर इसमें जो ग्रुप्स है वो एक साथ सीध में लाया गया है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका एक ऐसा करने से एक लॉसेस कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं, यानी भंवर धारा हानियाँ। तो भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर को लेमिनेटेड बनाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? कोर को कैसे बनाते हैं, लेमिनेटेड, यानी लेमिनेटेड का मतलब पतली पतली पत्तियों। अभी जो कोर का साइज होता है वो 0.3 mm से लेकर 0.5 mm के लिए हम लोग इसका कोर का डिजाइन करते हैं। 0.3 mm जो होता है वो लगभग में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर आपको जनरेट करना है तो कोर को हम लोग 0.3 से 0.35 mm का बनाते हैं। और अगर मान लीजिए कि हमको 25 हर्ट्ज पर मशीन को डिजाइन करना है तो उस समय कोर की साइज़ को हम लोग अगर मोटा कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी 25 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम लोग 0.5 mm तक के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने बता दी कोर के बारे में, ये किस मटेरियल का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना हो सकता है या CRGO का बना हो सकता है। और दूसरी चीज़ की कोर जो होता है वो लेमिनेटेड बनाते हैं, यानी पतली पतली पत्तियों का बनाते हैं। अब इस कोर में हम लोग क्या करते हैं, इस कोर में ये क्या कहते हैं, इसको जो कटा हुआ है स्लॉट्स इसको कहते हैं। समझ रहे हो, ये जो तुमको खाँचे दिख रहे हैं इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, स्लॉट्स कहते हैं। यानी कोर में क्या होता है बाबू, खाँचे कटे होते हैं, स्लॉट्स कटा होता है। समझ रहे हो, और इसी खाँचे में हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। इसी खाँचे में हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर बाइंडिंग कहते हैं। स्टेटर में जो बाइंडिंग, यानी ये स्टेटर में ही हमारे कोर है, और कोर में हमने बाइंडिंग किया तो पूरा स्टेटर का ही भाग हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर बाइंडिंग कहते हैं। अगर 3 फेज मोटर है तो उसमें 3 कॉइल, हम लोग 3 फेज के कॉइल के हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। समझ लो, तो इतनी बातें तुम लोगों को हमने क्या कर दिया, स्टेटर के साइड में बता दिया। इतना बातें समझ में आ रहा है? स्टेटर के बारे में बताया, कोर के बारे में बताया, कोर कैसा बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, इस सारी चीज़ों को मैंने बताया। अब थोड़ी सी बातें और हम लोग चलते हैं रोटर के बारे में। समझ लो, ये रोटर के बारे में, तो रोटर के बारे में अगर देखोगे तो मोटर का जो घूमने वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। जो मोटर का घूमने वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटर। तो ये इसका रोटर है, ठीक है, रोटर। अब रोटर जो होता है, इस रोटर माने इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। इसमें से पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं केज टाइप का रोटर, है ना। क्या कहते हैं, केज टाइप का रोटर, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, पिंजरा प्रारूपी रोटर। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा, टाइप मतलब प्रारूपी रोटर। तो पहला जो रोटर हमारा यूज होता है वो केज टाइप का रोटर होता है। दूसरा फेज बाउंड रोटर हम लोग यूज करते हैं, किसमें, इंडक्शन मोटर में। तो जो फेज बाउंड रोटर होता है
उस रोटर जिस मोटर में लगे होते हैं उसमें स्लिप रिंग लगी होती है। इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग लगाई जाती है। तो ये स्लिप रिंग किसमें लगाई जाती है? जिसमें फेज बाउंड रोटर लगा होता है, समझ रहे हो। तो रोटर तुम क्या याद रखना है, 2 तरह के होते हैं, एक केज टाइप का रोटर, दूसरा फेज बाउंड रोटर। फेज बाउंड रोटर, ये बाउंड का मतलब वाइंडिंग किया हुआ रोटर होता है। क्या हो, कैसा रोटर होता है? वाइंडिंग किया हुआ रोटर होता है। जैसे स्टेटर में हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, उसी तरह से रोटर में भी वाइंडिंग करते हैं 3 फेज। यानी जितने पोल के लिए हम लोग स्टेटर को डिजाइन करते हैं, उतने पोल के लिए हम लोग रोटर को डिजाइन करते हैं, तो हमारा फेज बाउंड रोटर बन जाता है, समझ रहे हो। लेकिन तो इसमें बाइंडिंग नहीं की गई, दिख रहा है इसमें बाइंडिंग नहीं, इसमें बाइंडिंग नहीं की गई, लेकिन तो इसमें भी बाइंडिंग जैसा ही काम किया गया। इस रोटर में भी किया गया बाइंडिंग जैसा ही काम किया गया। क्या काम किया गया भाई? केज का मतलब पिंजरा देखे हो, अगर इसको खोल कर निकाल दोगे, ये जो तुमको उभरा हुआ प्रोजेक्शन टाइप का दिख रहा है, यह क्या होते हैं, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के छड़ डाले जाते हैं। ध्यान है इस चीज़ को। जैसे तोते का पिंजरा होता है, वो चारों ओर से ऐसे सर्कुलर होता है कि नहीं, नीचे से भी पैक होता है और ऊपर से भी क्या होता है, पैक होता है। तो कैसा बन जाता है पिंजरा या गिलहरी टाइप का हमारा रोटर बन जाता है। तो सेम चीज़ें बाहर से तो तुमको उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तो इसके अंदर ये यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप्स कटे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और इसी में ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये कॉपर या एल्यूमिनियम के राड को या बार हम लोग कहते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के बार को डालते हैं। तो एक बार लो बार इधर से यहाँ से यहाँ तक इस तरह से देखोगे तो चारों तरफ बार ये हो गया है। और ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, एक एंड रिंग के द्वारा क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। सारे कंडक्टर को, ये जितने कॉपर एल्यूमिनियम के कंडक्टर हैं, इसको सारे को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। यानी रिंग लगा देते हैं ऐसे, ये सारे कंडक्टर क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। और नीचे भी एंड रिंग लगा होता है, जो कि सारे कंडक्टर को क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। मतलब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो होता है हमारा पिंजरा प्रारूपी रोटर होता है। और पिंजरा प्रारूपी रोटर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल केज टाइप का रोटर और दूसरा होता है हमारा डबल केज टाइप का रोटर। सिंगल केज और डबल केज, यानी मान लो कि ये सिंगल केज क्या होता है, जब बाहर से एक तरफ कॉपर या एल्यूमिनियम का बार डाला जाता है, तो उस तरह के रोटर को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल केज टाइप का रोटर। और उसके अंदर भी क्या कर दिया जाए, एक केज डाल दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल केज टाइप का रोटर। ये बाहर से तुमको नहीं दिख रहा, इसके अंदर वो छड़ डाले गए, इस मटेरियल में क्या है, छड़ डाले गए हैं, और उसको क्या किया गया है, ये भी हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, समझ लो कि नहीं। तो ये हमारी कुछ रोटर इस तरह की होती है। बाकी ये इसका क्या होता है, शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट होता है, समझ लो। ये बेयरिंग होती है। बेयरिंग जो होता है, बेयरिंग का काम क्या होता है, यह शाफ्ट को धारण करता है। बेयरिंग का क्या काम होता है, शाफ्ट को धारण करता है। इसमें 2 बेयरिंग लगी होती है। सामान्यतः हम लोग बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ये कैसी बेयरिंग, छोटी छोटी बॉल्स, यानी इसमें क्या होता है, छर्रे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉल्स, यानी इसमें इसका प्रयोग करते हैं, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। अब इसमें बाबू एक चीज़ और तुमको ध्यान देना है, ये दोनों, ये जो भाग है, इसको एंड प्लेट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड प्लेट। एक और एक ये 2 हमारे पास क्या है, एंड प्लेट। तो कोई भी मोटर है या कोई भी मशीन है, तो उसमें एंड प्लेट होती है। इस तरह की क्या होती है, एंड प्लेट होती है। ये एंड प्लेट का काम क्या होता है, एक तो ये बेयरिंग को धारण करता है, समझ रहे हो कि नहीं। ये एंड प्लेट क्या करता है, इसमें बेयरिंग तुम्हारी क्या हो जाएगी, आसानी से फिट हो जाएगी, यानी बेयरिंग को धारण करता है। और दूसरी चीज़ कि ये पूरे रोटर के भार को वहन करता है। पूरे रोटर के भार को क्या करता है, ये एंड प्लेट क्या करता है, वहन करता है। देखो एक यह एंड प्लेट है, अब जो रोटर को घुमाओ, यहाँ से रोटर घुमाओ, देखो घूम रहा है कि नहीं, यानी ये रोटर के भार, जितना भी रोटर का भार या शाफ्ट का भार है, ये एंड प्लेट क्या कर लेता है, इसको धारण कर लेता है। और एंड प्लेट को हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, स्टेटर पर लगाते हैं। ये जो हमारा स्टेटर होता है, इस पर हम लोग क्या कर देते हैं, एंड प्लेट को लगा देते हैं। तो एंड प्लेट का भी अलग काम होता है, समझ रहे हो इस बात को है। ये जो एंड प्लेट होता है, सबसे पहली बात कि यह जो होता है हमारा, ये रोटर के भार को क्या करता है, धारण करता है। और दूसरा काम भाई क्या होता है, बेयरिंग को धारण करता है। तीसरा काम ये भी करता है कि इसी एंड प्लेट के द्वारा ये जो रोटर घूमेगा ना, कहाँ घूमेगा, इस एयर गैप में घूमेगा। तो ये जो स्लॉट्स हैं, जो हमारे स्लॉट्स कटे हुए हैं, इसके बीच में जो जगह है, इसके बीच में एक समान दूरी बनाए रखता है, समझ रहे हो इस बात को। ये जो रोटर है, ये जो रोटर और इसके बीच में जो दूरी होती है, ये एंड प्लेट नहीं रहता तो कहीं अधिक दूरी हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी। ये एक समान दूरी बनाए रखने का भी काम करता है। तो बोलो इतनी चीज़ें मैंने तुमको इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में बता दी, लेकिन तो अभी इसके बारे में क्या रहा भाई, अभी तो कुछ नहीं जाने। इसका वर्किंग है, समझ रहे हो कि नहीं, वर्किंग को भी थोड़ा सा समझ लो, वर्किंग कैसे काम करता है मोटर।
जब इसमें इसके जो स्टेटर के जो स्लॉट्स होते हैं, जब इसमें 3 फेज बाइंडिंग कर दोगे, समझ रहे हो ना, इसके स्लॉट्स में जब हम लोग क्या कर देते हैं 3 फेज बाइंडिंग कर देते हैं। तो जब ये 3 फेज बाइंडिंग कर देते हैं तो मैंने तुमको बताया कि जब भी किसी बाइंडिंग में करंट बहती है तो बाइंडिंग क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो मैग्नेट पैदा होता है, जो चुंबक पैदा होता है, उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, या एक तो स्थिर होता है और दूसरा क्या होता है, घूमने वाला होता है। समझ रहे हो नहीं? तो डीसी करंट अगर किसी बाइंडिंग में फ्लो कर रही है तो उसके द्वारा जो मैग्नेट बनेगा वह कैसा मैग्नेट बनता है, स्थिर मैग्नेट बनता है। समझ रहे हो? उसके द्वारा जो मैग्नेट बनता है वो कैसा बनता है, स्थिर मैग्नेट। यानी उसके द्वारा जो फ्लक्स पैदा होगा वो फ्लक्स भी क्या रहता है, स्थिर होता है। ये चीज़ समझ रहे हो? स्थिर का मतलब फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। समझ रहे हो? जैसे फ्लक्स एक बार जितना बन गया उतना फ्लक्स क्या होता है, सेटअप रहता है वहाँ पर। लेकिन तो घूमने वाला फ्लक्स यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग कहते हैं, यह 2 फेज और 3 फेज सप्लाई के द्वारा पैदा होता है। यानी जो घूमने वाला फ्लक्स पैदा होता है वह 2 फेज और 3 फेज एसी सप्लाई के द्वारा पैदा होता है। डीसी सप्लाई के द्वारा हमारा घूमने वाला फ्लक्स पैदा नहीं होता है। और सिंगल फेज एसी सप्लाई के द्वारा हमारा पल्सेटिंग फ्लक्स पैदा होता है। समझ रहे हो? पल्सेटिंग कैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हमारी नस की ये जो नस की धड़कन, ये जो नस है, ये कभी इस पर हाथ लगाकर इसको दबाओगे तो ये क्या होगा, तुमको थोड़ा सा ये कभी मतलब प्रेशर डालेगा तुम्हारे हाथों के मुंह ऊपर। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे लगा कर चेक करते, जैसे आदमी मर गया कभी जिंदा है, इसको डॉक्टर कैसे पता करते हैं, उसकी पल्स को चेक करते हैं। पल्स जब चलना बंद हो जाती है तो घोषित कर देते हैं कि भाई फलाना आदमी मर गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो पल्स जो होता है कभी कम या कभी ज़्यादा होता है। उसी तरह से जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है कभी कम या कभी ज़्यादा होता है। और जिस नेचर की करंट होती है उसी नेचर का हमारा क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है। तो सिंगल फेज एसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट का मतलब ऐसी करंट जो अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब उसका मान हर समय क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी बदल रहा है, इसलिए तो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो उसका मान हर समय बदलता है तो फ्लक्स जो पैदा होता है वो भी कैसा होता है, बदलने वाला है, यानी अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा होता है। उसी फ्लक्स को हम लोग पल्सेटिंग फ्लक्स कहते हैं। आगे तुम लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैंने तुमको ये बता दिया कि 2 फेज और 3 फेज सप्लाई के द्वारा हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब इस बाइंडिंग को यहाँ पर तुमने जब बाइंडिंग कर दिया तो इस बाइंडिंग को जब 2 फेज या 3 फेज एसी सप्लाई से लगाओगे तो घूमने वाला फ्लक्स पैदा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? जो कि यह रोटर तथा स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होगा उसमें क्या होगा, घूमेगा। रोटर तथा स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होगा उसमें क्या होगा, घूमने वाला फ्लक्स घूमेगा। और जिस स्पीड से घूमेगा उसकी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, तुल्यकालिक गति कहते हैं। समझ रहे हो? तो ये घूमने वाला फ्लक्स जब घूमेगा तो ये जो फ्लक्स होगा, ये जो हमारे कंडक्टर यहाँ पर रखे गए इसके अंदर, इस कंडक्टर से क्या करेगा, लिंक करेगा। लिंक मतलब जोड़ना, काटेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हवा, तुम्हारा हाथ हवा इधर से बह रही है तो हवा हाथ से लिंक करता है कि नहीं, तो फ्लक्स घूमेगा और एक कंडक्टर स्थिर है तो फ्लक्स कंडक्टर से लिंक करेगा। तो फैराडे के नियम के अनुसार, एक फैराडे वैज्ञानिक तुमने बताया था कि जब कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर से लिंक करता है उसमें क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। यानी ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वोल्टेज, यानी इसके कंडक्टर में क्या हो जाएंगे, वोल्टेज पैदा होगा। और इसके कंडक्टर तुमने बताया था कि एंड रिंग के द्वारा दोनों तरफ क्या क्लोज्ड है। समझ रहे हो कि नहीं, बंद। तो जब क्लोज है तो उसमें करंट भी बहने लगती है। भाई करंट बहने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए कि नहीं? तो इसमें इसके कंडक्टर में क्या हो जाती है, करंट बहने लग जाती है। यानी इस आर्मेचर के कंडक्टर क्या हो जाते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाते हैं। और एक नियम और ये होता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ क्योंकि इसको सप्लाई से लगा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। और ये फोर्स कैसा लगता है, यूनिडायरेक्शनल लगता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशीय लगता है। एक दिशीय का मतलब यहाँ पर जो कंडक्टर होंगे उस पर इस दिशा में फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर जो कंडक्टर होंगे उस पर इस दिशा में, नीचे वाले कंडक्टर इस दिशा में, इधर वाले कंडक्टर पर, माने फोर्स की दिशा एक ही दिशा में होगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल फोर्स लगता है। और इसी फोर्स की वजह से यह जो हमारे कंडक्टर होते हैं घूमने की कोशिश करते हैं, घूमने लगते हैं। और जब घूमेंगे तो पूरे शाफ्ट को ये क्या करेंगे, घुमाएंगे। यानी पूरे इस आर्मेचर को क्या करेंगे, अब जो है ये रोटर है, पूरे रोटर को क्या करेंगे, घुमाएंगे। और जब एक घूमेगा मोटर हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह से हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक वर्किंग प्रिंसिपल समझ। उतना काम तुमको बाइंडिंग में करके सीखना है, कितना कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद उनका ध्यान से सुनने के लिए।